हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नए क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं जेएमओ का चैप्टर। इसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज के रासायनिक गुण शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ग्लूकोज के रासायनिक गुण के दो गुण हम लोग उसमें कर चुके हैं कि आप कैसे पता करोगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ठीक है, ये दो हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं। अब इससे आगे का कार्य करेंगे। अब अगला रिएक्शन देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ। ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन जल के साथ जब ग्लूकोज अभिक्रिया करता है तो सैकरिक ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। देखिए कैसे, CHOH का होल 4 और ये CH2OH प्लस Br2 प्लस H2O। इसके साथ अगर ये क्रिया करेंगे तो ये बनेगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 2HBr। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं बनता कैसे है। ध्यान से समझिएगा। CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHOH का होल 4 और ये CH2OH। ब्रोमाइड केवल और केवल इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और यहां से एक इलेक्ट्रोफिलिक OH नेगेटिव जो निकलेगा वो OH नेगेटिव निकल करके एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक है, चलिए कैसे, Br प्लस H2O को हम ऐसे सिंपली फॉर्म में खोल के लिखते हैं। यहां से बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, देन एक ब्रोमाइड नेगेटिव एक ब्रोमाइड पॉजिटिव। यहां से जो इलेक्ट्रोफिलिक निकला, ठीक है, नाभिक आगे यौगिक जो निकला, ये जा करके इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले करके अटैक करेगा कार्बोनिल समूह पर। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अटैक करेगा कार्बोनिल समूह CHO ग्रुप पर, एल्डिहाइड समूह पर। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जुड़ेगा और ये बनेगा OH C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 CH2OH। अब यहां से एक Br नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, दोनों HBr के रूप में बाहर निकलेंगे और यहां बचेगा एक Br पॉजिटिव प्लस Br पॉजिटिव। अब आप लोग चेक कीजिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव आया था, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इसका प्लस माइनस चार्ज यहाँ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कार्बन के बॉन्ड चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं। देखिए डबल बॉन्ड है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सिंगल बॉन्ड है, अवयवी बना, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये कार्बन श्रृंखला, ये मजबूत बॉन्ड है, सैचुरेटेड बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में बना है, इसलिए इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सबसे कमजोर बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में कार्बन के पास बॉन्ड भी ज्यादा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और यहां बनेगा फिर एरो COH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHOH का होल 4 CH2OH प्लस में ये H नेगेटिव Br पॉजिटिव HBr। ठीक है, तो देखिए एक हाइड्रोब्रोमाइड यहां पर गया और एक हाइड्रोब्रोमाइड यहां निकल गया, तो 2HBr हो गया। ठीक, और ये जो बना COOH, ये बना ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल।
इस अभिक्रिया से भी हमें इसी बात का पता चलता है कि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। आप लोग इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखोगे कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज के प्रथम कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला नंबर आता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हाइड्रो नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, या आप लोग बोल सकते हैं नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ये होगा कैसे? देखिए, अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करा दें CHOH का होल फोर CH2OH HNO3 की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीकरण, एक बार ऑक्सीकरण कराने से ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, CH2OH अगर ग्लूकोनिक अम्ल बन गया और इसको दोबारा से हम लोग ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, और अगर इसका हम लोग ऑक्सीकरण करा दें दोबारा से, ऑक्सीकरण HNO3 की प्रेजेंट है, तो ये बनेगा सेकेंडरी अम्ल CHOH का होल फोर COOH, इसका नाम है सैकेरिक अम्ल। अगर हम नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज का दो बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, तथा पुनः नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा लेंथी है तो रिएक्शन साफ करनी पड़ेगी। चलिए पहले से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHOH का होल फोर और ये CH2OH। जब हम इसका पहली बार ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण थोड़ा सा कम स्पीड से होगा, ठीक है, और हल्का होगा, दुर्बल ऑक्सीकरण स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद प्रबल ऑक्सीकरण। तो यहाँ HNO3 की प्रेजेंटेशन में इसे एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है। नवजात ऑक्सीजन वो होता है जिसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ नवजात ऑक्सीजन ऐसा होता है जिसके पास ना तो कोई प्लस चार्ज होता और ना ही कोई माइनस चार्ज होता, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी न किसी पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ एल्डिहाइड समूह क्या करता है, एल्डिहाइड समूह से हाइड्रोजन हटता है। हाइड्रोजन के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अपन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन हो जाता है पॉजिटिव, कार्बन हो जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव हाइड्रोजन को नवजात ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन दे रहा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कैंसल, खत्म, और ये ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन को दे दिया, ये रहा हाइड्रोजन, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास ऐसे बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा +4। अब आप लोग चेक कीजिए, ये जो कार्बन है इसको मैं इसी के नीचे लिख रहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHOH का होल फोर CH2OH।
कार्बन ने एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छीने थे, तो कार्बन के पास ये एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, और इस पर -4। अब आप लोग चेक कीजिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने पास नहीं रखेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के किसी दूसरे को देगा। अब दूसरा ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले सके, यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक। अब फिलहाल इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों की कमी केवल और केवल ऑक्सीजन के पास है, तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेता उसको ऑक्सीजन को दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और फिर ये बनेगा OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल 4 CH2OH, ये बनेगा, ये बना सेकेंड ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। अब ग्लूकोनिक अम्ल का दोबारा से उन्हें ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो प्रबल ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ये होता है फिर COOH, हम इसको COOH लिख सकते हैं, COOH, ठीक है, ऐसे CHOH का होल 4, और ये जो CH2OH लिखा है इसको मैं ऐसे लिख रहा CHOH। अब प्रबल ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकरण में क्या होगा, चलिए पहले अल्कोहल ऑक्सीकरण हो क्यों रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। HNO3 ऑक्सीजन, यहां से हमें मिलते हैं ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 ऑक्सीकरण कराने तो O2 मिलेगा, O2 किस फॉर्म में, ऐसे प्लस में, ठीक है। चलिए O2 इस फॉर्म में मिलेगा, हम O2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इनके बीच का हम लोगों को बॉन्ड ब्रेक करना है, इनके बीच का हमें बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम मान लेंगे किसी एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और किसी एक कार्बन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, आप इस पर भी मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक। अब इसके बाद नंबर आता है यहाँ, ये अल्कोहल ग्रुप है, प्राथमिक अल्कोहल, वैसे अल्कोहल OH के इसके अंदर भी, लेकिन इसकी ये ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि ये प्राथमिक है, कार्बन श्रृंखला के किसी एक सिरे पर जुड़ा हुआ अल्कोहल है, इसलिए इसको प्राथमिक अल्कोहल बोला जाता है, ठीक, या प्रथम कार्बन पर जुड़ रहा है ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। एक हिसाब से कहा जाए स्टार्टिंग का कार्बन लास्ट कार्बन। चलिए यहाँ अल्कोहल अम्लीय को प्रदहित करता है जिसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने पास नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन। जब इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा तो इस पर कार्बन पर आएगा -4 और ऑक्सीजन पर कैसा आएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के आगे दे दिया, तो लिया और दिया तो बराबर हो गई बात, ठीक है, लिया और आगे दे दिया, कुछ फर्क नहीं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। बस होगा क्या, ये जो बॉन्ड इस तरफ है वो इस साइड आ जाएगा, ये H पॉजिटिव जाके O नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, प्लस में लिखा जाएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब चेक कीजिए कार्बन पर चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं। अब कार्बन को कोई सा एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक हमेशा कार्बन हाइड्रोजन का करता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। ये हाइड्रोजन नेगेटिव जाके अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन पॉजिटिव, तो यहाँ से ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और ये बनेगा COOH CHOH का होल 4 और ये CH डबल बॉन्ड O प्लस में हो जाएगा, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस में आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ से ये H नेगेटिव इस ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन तब तक नहीं होगा या तब तक नहीं माना जाएगा जब तीन ऑक्सीजन होंगे, दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाते। एक बॉन्ड हम लोगों ने स्टार्टिंग में तोड़ दिया था, अभी तक एक बॉन्ड बचा हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इस एक ऑक्सीजन पर माइनस और दूसरे पर हम लोग प्लस मान लेंगे। अब ऑक्सीजन नेगेटिव को जोड़ने के लिए ज्यादातर जो जरूरत होती है वो होती है हाइड्रोजन पॉजिटिव,
और एल्डिहाइड समूह क्रियात्मक समूह होने के कारण हाइड्रोजन करता है बहिष्कार, यानी कि हाइड्रोजन को दूर हटाता है। यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, तो यहाँ बनेगा H2O, OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2O के रूप में बाहर। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा COOH CHOH का होल फोर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये O पॉजिटिव इसके साथ, O पॉजिटिव और हाइड्रोजन कार्बन के साथ OH। तो देखिए नेगेटिव था, पॉजिटिव ऑक्सीजन इस पर जुड़ गया, हो गया काम, ठीक है। ये बन गया COOH सेकेंड टर्म, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं COOH CHOH का होल फोर और ये COOH इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ये बन गया सेकेंडरी टर्म। तो आशा है आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए और दोबारा से इसको देखिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब अगला नंबर आता है, आप कैसे पता करोगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। तो देखिए इस बात का पता करने के लिए हम ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए CHOH का होल फोर CH2OH प्लस में CH3CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है और उसमें 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के हम लोग मॉलिक्यूल डालेंगे। तो यहाँ बनेगा CHO CHO CH3 का होल फोर CH2OCOCH3 प्लस में निकलेगा CH3COOH के 5 मॉलिक्यूल और ये बनेगा ग्लूकोपेंटा एसिटिकम, पेंटा एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम है ग्लूकोपेंटा एसिटिकम। ये हुआ कैसे, आइए मैकेनिज्म की हेल्प से समझते हैं। मैं इसकी पूर्ण रूप से पूरी की पूरी स्ट्रक्चर खोल दूं, ये समझना है। CHO CHOH COH H CHOH CHOH और ये CHHOH, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हम लोग इसकी पूरी पूरी संरचना को पकड़ लेंगे। चलिए मैं इसमें थोड़े हाइड्रोजन अलग अलग करके लिखूं, ऑक्सीजन से थोड़े से दूर दूर, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का पता चलेगा इसकी अम्लता से। अब अल्कोहल कैसा होता है, अल्कोहल होता है अम्लीय प्रकृति का। अब इसमें हम लोग 5 एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे, तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र देखो कैसे खुलेगा। CH3CO का होल ट्वाइस, 2 है CH3CO, एक ऑक्सीजन के आसपास, ठीक है। हम लोग पहले एक ऑक्सीजन लिखेंगे, इसके इस तरह COCH3 और इस साइड भी COCH3S, और इस प्रकार के हम लोगों को 5 लेने हैं। ये ऐसे ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड हमें 5 लेने हैं। ये 3 हो गए और बाकी है 2, CH3 COO CH3, फिर से ऐसे CH3 COO COO अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए अल्कोहल हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह में H होता है पॉजिटिव, ये अम्लीय प्रकृति शो करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। प्रत्येक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसा ही बिहेव करेगा, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
एसिटिक एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन के किसी एक ओर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, आप किसी भी ओर से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड में। चलिए देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए CH3CO नेगेटिव, CH3CO पॉजिटिव। सपोज कीजिए आप लोग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस साइड से, मैं इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर भी CH3COO नेगेटिव ही बच रहा है और यहाँ पर भी CH3COO नेगेटिव बच रहा है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन समूह में कार्बन समूह क्या है, इक्वल है। इस तरफ भी CH3CO है, इस तरफ भी CH3CO है। तो चलिए हम ऑक्सीजन के इस साइड से सभी बॉन्डों को ब्रेक कर देते हैं। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब एक एक चीजों को उठाते हैं और उनको जोड़ते हैं। तो एरो CHO, ठीक है, थोड़ा अलग से करके लिखा, CHO, C, ये दूसरे वाला कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव पे जुड़ेगा पॉजिटिव कार्बन ये वाला, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3। फिर ये तीसरा कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर चेक कीजिए, ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पर जुड़ेगा C पॉजिटिव, तो ये CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O और ये जुड़ गया। अब ये चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव भी यहाँ से ये कार्बन पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। अगला पांचवा कार्बन ये वाला CHO नेगेटिव, O नेगेटिव भी यहाँ से CO पॉजिटिव। लास्ट कार्बन CHH ऑक्सीजन नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑक्सीजन भी, ये CO पॉजिटिव, प्लस में बनेगा। ये देखिए यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव भी यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव। फिर अगले वाला CH3, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव ऑक्सीजन भी यहाँ से हटने वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव। फिर ये अगले वाला CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव भी ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। और ऐसे ही यहाँ ये वाला पॉजिटिव इस पर और ये वाला पॉजिटिव इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर। तो ये टोटल 5 कार्बोक्सिलिक समूह बन के यहाँ तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 CH3COOH, एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और से कम बोल सकते हैं, या एथेनोइक अम्ल। 5 मॉलिक्यूल हम लोगों को एथेनोइक अम्ल के प्राप्त होंगे और ग्लूकोज के 5 अलग अलग कार्बनों पर क्या होगा, एसिटिक अम्ल जुड़ेगा, ठीक है, ग्लूको पेंटा एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक एनहाइड्राइड से निकला हुआ एसिटेट जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस दूसरे कार्बन पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर और छठे पर। जहां जहां हाइड्रोक्सी समूह था एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक ग्रुप जो है हट वहीं वहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहां जहां हाइड्रोक्सी समूह था। तो इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के कार्बनों में, ग्लूकोज की कार्बन श्रृंखला में 5 हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बनों पर जुड़ते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? लिखते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर ग्लूकोपेंटा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस ग्लूकोज की संरचना में 5 हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बनों पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला प्रश्न है, आप कैसे पता करोगे कि ग्लूकोज में 6 कार्बनों की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित है? इस बात का आप कैसे पता करोगे? तो देखिए, इस बात का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज की अभिक्रिया करानी पड़ेगी हाइड्रोहाइड्राइड के साथ, CHO CHOH का होल 4 और ये CH2OH। वास्तव में इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जा, HI नीचे लगा दे कर्म का निशान, ठीक है,
और ये बन जाता है फिर एन हाइड्रोजन CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6, ठीक है बस। और ये दिखाया जाता है कि ग्लूकोज को लिखा ऐसे जाता है कि ग्लूकोज को एनसीईआरटी की जो परिभाषा लिखी हुई है वो है ग्लूकोज को लंबे समय तक हाइड्रोआइडाइड के साथ गर्म करने पर एनहेक्सेन प्राप्त होता है। एनहेक्सेन मतलब कार्बनों की सीधी श्रृंखला, नॉर्मल श्रृंखला प्राप्त होती है। लेकिन इस रिएक्शन से ऑक्सीजन कहाँ चले गए और इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आए इस बात का कोई पता नहीं दिया जाता उसमें, ठीक है एनसीईआरटी। तो आप लोग इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, परिभाषा बनेगी ग्लूकोज को लंबे समय तक हाइड्रोआइडाइड के साथ गर्म करने पर एनहेक्सेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बनों की सीधी लंबी श्रृंखला है, ठीक है इस बात का हमें पता चलता है। अब अगर इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए कहा जाए तो इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत, हाइड्रोजन और आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी। चलिए आप लोग पहले क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब मैं आपको बताता हूं अगर आप रिएक्शन संतुलित करोगे तो इसमें 14HI बनेंगे, ठीक है, और यहां निकलेगा प्लस में 6H2O प्लस 7I2, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को रिएक्शन को समझना है तो आप लोग इस रिएक्शन को भी नोट कीजिए और इसको मैकेनिज्म समझिए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म रिएक्शन का थोड़ा सा अटपटा है तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से एक बार में ही समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, C इसकी पूर्ण रूप से मैं स्ट्रक्चर खोल के लिख रहा C O H H C H O H C H O H C H H O H प्लस इसमें हम लोग डालेंगे हाइड्रोआइडाइड। हाइड्रोआइडाइड के स्टार्टिंग में 7 मॉलिक्यूल डालते हैं तो यहाँ H आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन 3 हो गए, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। सभी के सभी हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गए और आयोडीन नेगेटिव होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कम है और आयोडीन की नेगेटिविटी ज्यादा है। H पॉजिटिव आयोडीन होता है अपचयक समूह जो अपचयन करता है, ठीक है। ये अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों काम यहाँ एक साथ होंगे और ये रिडॉक्शन अभिक्रिया के रूप में देखी जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेंगे और H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे। जितने भी H पॉजिटिव है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसके कारण सारे के सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये 2 नेगेटिव ये 2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा एक H2O। ये हाइड्रोजन इस O नेगेटिव के साथ तो एक H2O, ये वाला इसके साथ तीसरा H2O, ये वाला इसके साथ चौथा H2O, ये वाला इसके साथ पांचवा H2O, ठीक है। और दोबारा से देखिए, ये 2 तो हो गए इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, और ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। बस एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव जो 5 बचेंगे वे सारे के सारे एक एक O नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ ये 6H2O बनेंगे, ठीक है, 6 चलेंगे मॉलिक्यूल बनके बाहर निकलेंगे। अब जो कार्बन पॉजिटिव बचेगा उस कार्बन पॉजिटिव पर ये आयोडीन जुड़ेंगे, ठीक है। पहले कार्बन पर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ 2 आयोडीन जुड़ेंगे ऐसे,
दूसरे कार्बन पर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इस पर भी एक आयोडीन, एक जुड़ेगा चौथे तीसरे कार्बन पर। ऐसे ही जिस जिस कार्बन पर जहां जहां ऑक्सीजन थे वहां से ऑक्सीजन हटने के बाद हर एक जगह आयोडीन जुड़ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 हेप्टा आयोडोहेक्सेन, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 हेप्टा आयोडोहेक्सेन हेक्सेन। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए, ये मध्यवर्ती यौगिक बना जो उसका नाम है। हो गया, स्पेस करना है तो मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए अब इसमें दोबारा से हम लोग 7 I2 डालते हैं, सॉरी हाइड्रोआयोडाइड, ये आयोडीन, ये हाइड्रोजन, आयोडीन हाइड्रोजन, आयोडीन हाइड्रोजन, आयोडीन हाइड्रोजन, 7 इसी प्रकार से हमें इसमें हाइड्रोआयोडाइड डालने हैं। जैसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुए थे ऐसे ही अब की बार फिर से बॉन्ड ब्रेक होंगे। सारे के सारे आयोडीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सारे के सारे आयोडीन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और हाइड्रोजन सारे के सारे हो जाएंगे पॉजिटिव। मैं एक बार चेक करूंगी ये फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखिए, चलिए ये प्रत्येक आयोडीन नेगेटिव हो चुका है यहाँ पर और प्रत्येक हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका है। आयोडीन देखिए, आयोडीन के साथ रिएक्शन ज्यादा सफलतापूर्वक और जल्दी तेजी से करता है, ठीक है, क्योंकि अब चैन समूह और अपने जैसे यौगिकों के साथ मिलना चाहता है, ठीक है। तो ये आयोडीन ने यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के ये इस आयोडीन को देगा, जिसके कारण इस पर माइनस आएगा और इस पर आएगा प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ होगा, ये आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के इस आयोडीन को देगा, जिसके कारण ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा ही यहाँ होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये आयोडीन नेगेटिव, ये वाला आयोडीन इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला आयोडीन इसको, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। जब कोई चीज किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो आपस में एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 1 मिनट बाहर कोई आया हुआ है, मैं उसको देख लूं पहले। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, सारे के सारे आयोडीन एक दूसरे के साथ जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वे क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ऐसा बनेगा HC आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, CH आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, C आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, तीसरे कार्बन पर उल्टी साइड जुड़ेगा, और ये चौथा कार्बन आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, ऐसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, और ये CH आयोडीन बॉन्ड आयोडीन, प्लस में 7 H पॉजिटिव, ये बचे, ठीक है। अब ये आयोडीन क्या करेंगे, देखिए जब आयोडीन आयोडीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बीच वाले सारे आयोडीन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सभी आयोडीन पर जो बीच के आयोडीन है सब पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप लोग चेक कीजिए एक आयोडीन एक बॉन्ड बनाता है और ये जो बीच के आयोडीन है इनके बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, ये चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि बीच वाले आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने आयोडीन ने क्या किया, इस आयोडीन से इलेक्ट्रॉन लिया, लेने वाले का आएगा नेगेटिव, ठीक है, देने वाले का पॉजिटिव। तो ये जो इस साइड के राइट हैंड साइड के जो आयोडीन है उनका तो सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड के जो आयोडीन है उन पर सब पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब आयोडीन नेगेटिव चार्ज को फोल्ड नहीं करता, आयोडीन किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, आयोडीन इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका बड़ा आकार है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो
या यूं भी कह सकते हैं कि एक आयोडीन दो संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, दो बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो आयोडीन क्या करेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कोई भी चीज अपने पास नहीं रखती, तो ये क्या करेगा, ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके किसको देगा, कार्बन। तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। अब इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव, ये आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आएगा 2 माइनस, ये वाला आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये भी इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी देगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा ही यहाँ होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा ही यहाँ होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जितने भी आयोडीन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव, सब जगह नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा एक I2, दूसरा I2, तीसरा I2, चौथा I2, पांचवा, छठा, सातवां, ये बन गए 7I2, 7I2 बाहर हो चुके हैं निकल गए। अब आगे का बचा जो भी बचा हुआ है वो सब यहाँ लिखते हैं। C इस पर है एक हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन H पॉजिटिव, हमारे पास 2 हाइड्रोजन हम इस पर जोड़ देंगे, क्योंकि इस कार्बन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव पर 2 हाइड्रोजन तो जोड़े जा सकते हैं। अब ये आ गया दूसरा कार्बन, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक हाइड्रोजन, तीसरा इस पर भी एक नेगेटिव है तो इस पर भी एक हाइड्रोजन, ये चौथा आ गया, इस पर भी एक नेगेटिव तो एक हाइड्रोजन, इससे आगे पांचवा, इस पर भी एक नेगेटिव तो एक हाइड्रोजन, इससे आगे छठा, इस पर भी एक नेगेटिव है तो एक हाइड्रोजन, ये बन गया CH3 CH2 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 CH3, जिसको हम इस रूप में लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, चलिए एक इस तरफ बढ़ा दें, CH3, जिसको हम इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी के साथ यहाँ ग्लूकोज के रासायनिक गुण होते हैं समाप्त। अब हम लोग थ्योरी का जो इसका पोर्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जीवन का थ्योरी वाला पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट के महत्व क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले ही पढ़ लिया था स्टार्टिंग में कि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हम लोग अभी कहाँ पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के महत्व। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के महत्व, कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होता है, ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। देखो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, ठीक है, या कोई सब्जी खा रहे हैं, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और ये पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में क्या होता है, स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कार्यशैली व शरीर का अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर में प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो हमारे शरीर का मूलभूत एवं क्रियात्मक आधार बनाती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है और अनुरक्षण करने के लिए भी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोटीन का उत्पादन होता है, ठीक है। हम भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे, फिर उससे प्रोटीन निर्मित होगा, और प्रोटीन हमारे शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक आधार बनाती है। क्रियात्मक मतलब शरीर का कौन सा अंग क्या कार्य करेगा, ये भी प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और हमारे शरीर की संरचना कैसी होगी, हम मोटे होंगे, पतले होंगे, लंबे होंगे या छोटे होंगे, ये सब बातें प्रोटीन पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आधार बनाती है। अब प्रोटीन की बात आ गई, इसमें प्रोटीन का वर्ड आ गया, नाम आ गया, तो हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे। प्रोटीन क्या होता है, देखिए प्रोटीन
प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाला जैव अणु है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, दही, दाल, पनीर, अंडा, मांस, मछली, मूंगफली आदि है। प्रोटीन जीव जगत में सबसे अधिक पाए जाने वाले जैव अणु है, ठीक है। और ये दूध, दही, दाल, पनीर, अंडा आदि मांस में पाया जाता है। प्रोटीन ही हमारे जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाती है। यह हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक है। सभी प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है और एमिनो अम्ल अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। जब बहुत सारे एमिनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं तो हम उसको एमिनो अम्ल के बहुलक बोलते हैं। प्रोटीन के जल गठन से, परंतु प्रोटीन के जल गठन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन चाहे किसी भी प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना हो, लेकिन जब उसका जल गठन किया जाएगा तो प्रोटीन से केवल और केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब नंबर आता है एमिनो अम्ल का, ठीक है। देखिए एमिनो अम्लों में एमीन समूह NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। एमिनो अम्ल तब बनता है जब एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों के दोनों एक कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए हो, ठीक, तो एमिनो अम्ल बनता है। तो चलिए देखते हैं। एमिनो अम्लों में एमीन NH2 तथा कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ मतलब कार्बोक्सिलिक समूह के आसपास में एमिनो अम्ल समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्लों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए एमिनो अम्लों में क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 एमीन समूह दोनों होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह से जितनी दूरी पर एमीन समूह NH2 होता है उसी हिसाब से उसका एमिनो अम्ल का नाम रखा जाता है अल्फा, बीटा, गामा। जिस कार्बन पर कार्बन श्रृंखला में जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। यदि अल्फा कार्बन पर NH2 समूह जुड़ा हुआ होगा तो हम बोलेंगे अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है। उसके बाद यदि एक कार्बन समूह पर कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन पर जुड़ा हो तो हो गया अल्फा, उससे अगला हो गया बीटा। अगर बीटा पर NH2 समूह जुड़ा हो तो हम बोलेंगे बीटा एमिनो अम्ल। इसी प्रकार यदि अल्फा, बीटा, गामा पर NH2 समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे हम गामा एमिनो अम्ल। इसी प्रकार से यदि डेल एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए इसमें तो डेल पर जुड़ेगा NH2 समूह तो हम बोलेंगे डेल एमिनो अम्ल, ठीक है। तो जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह COOH जुड़ता होता है अल्फा, उससे अगला बीटा, उससे अगला गामा। जब अल्फा पर जुड़ेगा तो अल्फा एमिनो अम्ल, जब NH2 बीटा पर जुड़ेगा तो बीटा एमिनो अम्ल और जब NH2 डेल पर जुड़ेगा तो डेल एमिनो अम्ल, ये बोला जाएगा। परिभाषा दोबारा से देख लो। एमिनो अम्लों में एमीन NH2 समूह तथा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्लों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल आदि में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अल्फा एमिनो, बीटा एमिनो, गामा एमिनो, ठीक है। इससे आगे डेल एमिनो हमने लिखा नहीं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके बाद एमिनो अम्लों का वर्गीकरण दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। यदि किसी एमिनो अम्ल में COOH क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बढ़ा दी जाए तो एमिनो अम्ल अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। और यदि किसी एमीन समूह में NH2 की संख्या बढ़ा दी जाए तो एमिनो अम्ल अक्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। और यदि दोनों की संख्या बराबर कर दी जाए, कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह दोनों को बराबर कर दिया जाए तो एमिनो अम्ल उदासीन प्रकृति के हो जाते हैं। उसके बाद कुछ एमिनो अम्लों को हमारा शरीर अपने आप से ही संश्लेषित कर लेता है। संश्लेषित का मतलब बना लेता है, उनको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और जिन एमिनो अम्लों का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है उन्हें हमें भोजन से ग्रहण करना पड़ता है, उन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। चलिए इस बात को यहाँ लिखा गया है। क्रियात्मक समूह के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों के अणुओं में उपस्थित क्रियात्मक
समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे यदि किसी एमिनो अम्ल में COOH के कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक होने पर एमिनो अम्ल अम्लीय व NH2 एमीन समूह की संख्या अधिक होने पर एमिनो अम्ल अक्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। और यदि NH2 एमीन व कार्बोक्सिलिक COOH कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह की संख्या बराबर हो तो एमिनो अम्ल उदासीन प्रकृति के हो जाते हैं। कुछ एमिनो अम्लों को हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता, ऐसे एमिनो अम्लों को हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तथा जिन एमिनो अम्लों को हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता, जिनको संश्लेषित कर लेता है उन एमिनो अम्लों को हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जिनको शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता उन्हें हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए आवश्यक एमिनो अम्ल, और जिनको हमारा शरीर संश्लेषित कर लेता है उन्हें हम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगला नंबर आता है प्रोटीन की संरचना। ठीक है, प्रोटीन की संरचना में होता क्या है, बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल एक साथ जुड़े होते हैं तब जाकर प्रोटीन की संरचना बनती है। ठीक है, एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच जो आबंध बनता है उसे पेप्टाइड आबंध कहते हैं। इन्हीं पेप्टाइड आबंधों की वजह के कारण बहुत सारे एमिनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं, और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं तो जाके प्रोटीन की संरचना बनती है। ठीक है, चलिए इसका विस्तृत पढ़ते हैं। प्रोटीन की संरचना हम जानते हैं कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल एक साथ जुड़े हुए होते हैं जो आपस में पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ते हैं। जो उनके बीच में आबंध बनता है, कार्बोनिल समूह और NH2 समूह के बीच जो आबंध बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड आबंध। ठीक है, पेप्टाइड आबंध होता है। रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध कार्बोक्सिलिक समूह व NH2 समूह के मध्य बनता है। जब दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न, या तो एक जैसे हो या भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के बीच अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप पहले एमिनो अम्ल का COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के साथ संयोग से COO बॉन्ड, ये जो C और NH के बीच में बॉन्ड बना हुआ है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड आबंध से जो आबंध बनता है उसे पेप्टाइड आबंध कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन व एलानिन की अभिक्रिया, ग्लाइसिन और एलानिन दो अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन और एलानिन की अभिक्रिया कराने पर ग्लाइसिन एलानिन प्राप्त होता है। ग्लाइसिन व एलानिन के CO व NH के मध्य बना आबंध पेप्टाइड आबंध कहलाता है। ये रहा ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन लिखा, NH2 CH2 COOH प्लस में एलानिन NH2 CH के ऊपर एक CH3 और COOH। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैं आपको पहले करके दिखा दूं। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस प्रकार से, और ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये ऐसे है, इस तरीके से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ से क्रियात्मक समूह के रूप में ये कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ से निकलेगा माइनस O माइनस कार्बन प्लस। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके H2 बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ बचेगा ये, इनके बीच बनेगा बॉन्ड NH2 CH2, यहाँ पर चेक कीजिए NH2 CH2 NH2 CH2 CO, ये बॉन्ड ये रहा यहाँ पे। ठीक है,
NHCH COOH, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम है पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड आबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है। चलिए मैं इसको जैसा पहले था वैसा का वैसा ही कर दूं। ये यहां था NH2 और ये यहां था OOH प्लस। तो आपको समझ में आया, ठीक है। दोनों जुड़े तो जुड़कर के जल का मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये बना ग्लाइसिन एलानीन, ठीक है। ये इनके बीच पेप्टाइड आबंध। अब इसके बाद बताया गया क्योंकि ग्लाइसिन एलानीन दो एमिनो अम्लों के मध्य बने पेप्टाइड आबंध के कारण बना है, इसलिए इसे ट्राइपेप्टाइड भी कहते हैं। अगर दो एमिनो अम्ल एक साथ जुड़ रहे हैं और हमें इनका नाम ना पता हो, ठीक है, तो दो एमिनो अम्ल है तो इसको हम डाइपेप्टाइड कह सकते हैं। अगर तीन एमिनो अम्ल एक साथ जुड़े हैं पेप्टाइड आबंध द्वारा तो हम उसको ट्राइपेप्टाइड कह सकते हैं। और अगर इसी प्रकार से चार जुड़े हो तो उसको टेट्रापेप्टाइड बोल सकते हैं। देखिए डाइपेप्टाइड कह सकते हैं। इसी प्रकार जब क्रमशः 3, 4, 5 या 6 एमिनो अम्ल एक साथ पेप्टाइड आबंधों के द्वारा जुड़ते हैं तो उन्हें ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड या हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। और जब श्रृंखला में 100 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं जिनका अनुभार, यहां पर लिखना है जिनका अनुभार 10,000 AMU से अधिक होता है, यहां पर लिख लीजिए नोट करके, जिनका अनुभार 10,000 U से अधिक होता है उन्हें प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। यहां नोट करके लिखिए, जिनका अनुभार 10,000 U से अधिक होता है उन्हें प्रोटीन कहते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे का कार्य करते हैं। तो ये प्रोटीन की दो लाइनें बच गई थी, यहाँ बोर्ड पर स्पेस कम था, तो आप लोगों ने यहाँ लिखा होगा जिनका अनुभार 10,000 म्यू से अधिक होता है उन्हें प्रोटीन कहते हैं। अर्थात 100 से अधिक, यहाँ पर अधिक लिखना है, अधिक एमिनो अम्लों के जुड़ने पर जो श्रृंखला बनती है वो श्रृंखला ही प्रोटीन की संरचना होती है या प्रोटीन की संरचना कहलाती है। अर्थात 100 से अधिक एमिनो अम्लों के जुड़ने पर जो श्रृंखला बनती है वो श्रृंखला ही प्रोटीन की संरचना होती है या प्रोटीन की संरचना कहलाती है। चलिए नोट करके लिखिए, ये बात नोट करने वाले हैं। 100 से कम एमिनो अम्लों के जुड़ने पर भी प्रोटीन बनने की संभावना होती है। जैसे इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, 51 एमिनो अम्ल पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह प्रोटीन का अणु है, ठीक है, और ये प्रोटीन का अणु है, ये प्रोटीन के जैसा है, आप लोग जैसा बोल सकते हैं, यहाँ लिखा भी है प्रोटीन का सुस्पष्ट संरूपण है, प्रोटीन के जैसा है, ठीक है, और पूर्ण रूप से इसको प्रोटीन माना गया है 51 एमिनो अम्ल से, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्रोटीन का अणु क्या है, तो वो है इंसुलिन जिसमें 51 एमिनो है। इसकी शॉर्ट लीजिए इसका